चलिए जी बच्चों, आज करते हैं शुरू बैंक ऑडिट का रिवीजन। ठीक है। और बैंक ऑडिट में मैंने जैसे मेन बैच के अंदर अपन कैसे करके चलते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ऐसे ही यहाँ भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी बिना कोई देरी किए। बैंक ऑडिट का रिवीजन क्या कहता है देखिए। सबसे पहला जी, कौन से लॉज हैं जो एप्लीकेबल होंगे बैंकिंग कंपनी पे। तो भैया बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इतने तो लिख ही सकते हो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या बताया मैंने आपको, कंपनीज एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, आईटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक एक्ट लगता है सरफेसी। अगर कभी पूरा नाम याद ना भी रहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सरफेसी। ठीक है ना। चलिए, तो ये लॉज है जो एप्लीकेबल होंगे बैंकिंग कंपनी में। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ बैंक पे। तो बैंक होते हैं 6 तरह के। एक वो बैंक जो एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे बैंक हैं, ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, बड़े बैंक जिनके ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा देते हैं और वाइडली ऑपरेट करते हैं। मतलब कि कई सारी 10-10 हज़ार ब्रांचेज हैं। एसबीआई की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो इनका जो मतलब सर्विसेज का नेचर है ना, वो बहुत वाइड है, वाइडली स्प्रेड है। जियोग्राफिकली भी अगर बात करें वाइडली स्प्रेड है, सर्विसेज भी बहुत सारे देते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एसबीआई, एक्सिस बैंक। दूसरा है रीजनल रूरल बैंक एक्ट, ये ग्रामीण बैंक होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी सहकारी कह रहा हूँ, सहकारी तो कोऑपरेटिव हो गया। ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक, महाकौशल ग्रामीण बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक गांव में होते हैं। सर्विसेज बहुत ज़्यादा नहीं देते, लेकिन गांव वाले के लिए चीज़ें ठीक रहती हैं, आराम से कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं और लिमिटेड सर्विसेज हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी सर्विसेज मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूरल एरियाज में काम करते हैं, गांव वगैरह में। ठीक है, बेसिक फाइनेंशियल नीड आपको मिल जाएगी, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़। एग्जाम्पल है पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो काम करते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सहकारी बैंक हिंदी में कहते हैं, शायद आपने कभी सुना भी होगा। गवर्नमेंट के भी सहकारी होते हैं, अदर देन गवर्नमेंट भी सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। आपको अपने जिले में एक सहकारी बैंक जरूर मिलेगा, कभी भी देख लेना। तो ये जो सहकारी बैंक होते हैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव ऐसा पैसा कमाने का नहीं होता, ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। दीज बैंक्स ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। और वो कोऑपरेटिव जो एक्ट है सोसाइटीज का, उसी के अंदर बनाए जाते हैं। आजकल काफ़ी चल रहे हैं, आपने सुना होगा पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पेमेंट बैंक में ना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सब खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करंट भी खुलेगा, सेविंग भी खुलेगा, लेकिन जो सर्विसेज है ना, मतलब एटीएम कार्ड भी मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन 2 चीज़ें नहीं मिलेगी। एक तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, दूसरा लोन नहीं मिलेगा। नो लोन, नो क्रेडिट कार्ड। बाकी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एटीएम कम डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं बच्चे, ये काम करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सिडबी, नाबार्ड, आईडीबीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सिडबी, आईएफसीआई, आईडीबीआई। स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल आपने बहुत सुने होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मेरे कजिन को लोन चाहिए तो कहीं से नहीं मिला, तो मिल गया फिनो से। फिनो, जना, ठीक है, इक्विटास, एयू, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देते हैं। एमएसएमई, फार्मर्स, जिनकी अपनी बुक्स नहीं होती प्रॉपर, लेकिन फिर भी उनको लोन मिल जाता है यहाँ से। ठीक है ना। तो ये लोन किसको देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, किसानों को, एमएसएमई को, इनको। एग्जाम्पल के तौर पे इक्विटास है, जना है, एयू है। ठीक है, ये ऑल दीज आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं। अच्छा, बैंक की अगर बात करें टाइप्स की, तो बैंक को और 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो वो 6 टाइप हो गए। 6 टाइप कौन कौन से हुए भाई, कमर्शियल, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पर बांटे 3 तरह के बैंक है। नॉन कंप्यूटराइज, जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, पुराने दौर वाले कार्यक्रम।
पार्शियली में कुछ कुछ चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं, बाकी सब नॉन कंप्यूटराइज्ड, और फुली में टोटल कंप्यूटराइज। कोर बैंकिंग सर्विस आपने शायद सुना हो, तो उसमें क्या होता है, आपका खाता कहीं भी हो, आप सर्विसेज कहीं भी कर सकते हैं। आपका खाता है त्रिवेंद्रम में, केरला के अंदर, आप एक्सिस बैंक में, अब एक्सिस बैंक में अगर दिल्ली में जाते हैं लक्ष्मी नगर ब्रांच में, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है सारा का सारा। अगर कंपेयर करें कंप्यूटराइज को नॉन कंप्यूटराइज से, तो भैया कंप्यूटराइज नॉन कंप्यूटराइज के साथ तो दिक्कतें बहुत हैं। बिजनेस आवर्स में ही काम कर सकते हो, एफिशिएंसी बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, मैनुअली काम करना पड़ेगा, बिजनेस आवर्स, टाइम बहुत लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। कंपैरेटिवली अगर यहाँ कंपेयर करें तो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होगा, कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, कम टाइम लगेगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं जी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आरबीआई की जी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आरबीआई ही रेगुलेट करता है, वही डेवलप करेगा। मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज आरबीआई ही बनाएगा, और बैंक को रेगुलेट भी आरबीआई ही करेगा। 3 काम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप और सुपरवाइज करना, क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, और बैंक को रेगुलेट करना, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शन अलग है, फंक्शन तो सिंपल है। करेंसी इशू कौन करेगा? आरबीआई। रेगुलेट मतलब कभी 2000 का नोट अब देखें नहीं निकल रहा है बाहर, दिखेगा ही नहीं आपको, नया तो छप ही नहीं रहा, जो बैंक के पास जा रहा है वो जमा ही हो रहा है। तो रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई। इशू करता है करेंसी, रेगुलेट करता है करेंसी, गवर्नमेंट का बैंकर है आरबीआई, बैंकर का बैंक है आरबीआई, और कोई भी नई ब्रांच खोलनी होगी ना, पहले आरबीआई से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। इशू ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, बैंक, हाँ गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंकर का बैंकर है, और कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है, कोई ब्रांच शुरू करनी है, बैंक नहीं कर सकता, नो बैंक कैन कमेंस विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ठीक है ना। चलिए अच्छा, बैंक के साथ ना कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी आप कह सकते हैं बारीकियां हैं, ठीक है, या कुछ फीचर्स भी कह सकते हैं बैंक के, जो कहीं ना कहीं ऑडिट करने में आपको दिक्कत तो आएगी। जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया बहुत वाइड है, गांव गांव में कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं यार, इंटीरियर्स में ब्रांचेज हैं, ऑडिट तो करनी पड़ेगी। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इतनी तरह की सर्विसेज हैं, ये भी कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, ये भी कर रहा है, पॉलिसीज भी है, एफडी भी है, लॉकर भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा, ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो गया सर समय के साथ, तो ऑडिटर को खुद भी कोप अप करना पड़ेगा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए। आरबीआई का बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, तो आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट है उस मामले में, कुछ भी लो चाहो, अब आगे पढ़ेंगे, ऑडिटर फंसेगा अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया तो, ठीक है ना। हाँ, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ कुछ ब्रांचेस का मैंने देखा, एक दिन में 10-10 हज़ार चेक लगते हैं। अब आप सोचिए कैसे कोप अप करेंगे आप। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, मतलब कि आरबीआई, ठीक है ना। तो ये भैया अपने हो गए 5 क्वेश्चन, 5 से ज़्यादा ही हो गए बल्कि। लॉ बताइए कौन से लगेंगे, कितने तरह के बैंक है? कमर्शियल, आरआरबी, कोऑपरेटिव, पेमेंट, डेवलपमेंट और स्मॉल फाइनेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसीज और एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल अदर बैंक। फंक्शन भैया 5 है, करेंसी इशू करना, रेगुलेट करना, बैंकर का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, और आरबीआई से बिना पूछे ना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ना कोई ब्रांच खोल सकते हैं आप, नहीं। पिक्यूलरिटीज, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, जियोग्राफिकल एरिया वाइड है, सर्विसेज का जो बास्केट है वो बहुत ही बड़ा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, और बैंकिंग रेगुलेटर का स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। 3 तरह के बैंक हैं, नॉन कंप्यूटराइज, पार्शली कंप्यूटराइज, फुली कंप्यूटराइज। और नॉन कंप्यूटराइज और फुली कंप्यूटराइज में इस तरीके से डिफरेंस है, ठीक है। चलिए जी, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आते हैं बैंक ऑडिट अप्रोच पे। देखो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह कई बार आ चुका है यहाँ, है ना। अगर बैंक ऑडिट अप्रोच की बात आप करो बच्चा पार्टी, तो सिंपल कहता है जी आप इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल पे कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे ऑडिटर को। कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल,
कैसे परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्यों परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कब परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्या एविडेंस है कि कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, और कहाँ है वो एविडेंस जो कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, कौन कर रहा है परफॉर्म, कैसे कर रहा है परफॉर्म, कब कर रहा है परफॉर्म, क्यों कर रहा है परफॉर्म, एविडेंस कहाँ है वो एविडेंस जो कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, और कौन सा है वो एविडेंस जो कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, कौन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कब परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, कैसे परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, और क्यों परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, और कौन सा एविडेंस है जो ये कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है, और कहाँ है वो एविडेंस जो कहता है कंट्रोल परफॉर्म हुआ है। व्हाट इज द एविडेंस, वेयर इज द एविडेंस। ठीक है, अब आते हैं जी इंगेजमेंट टीम डिस्कशन पे। जब आप ऑडिट करेंगे तो इंगेजमेंट टीम डिस्कशन करेंगे, आपस में जो आपकी इंगेजमेंट टीम होगी, डिस्कशन 5 तरह के होंगे। 5 तरह के कौन कौन से? एरर जो हो चुका है पिछले सालों में, एरर जो हो सकता है आगे आने वाले सालों में या अभी इस साल में, दैट मे अकर, कैसे हुआ था एरर, क्या हमारा रिस्पॉन्स होगा बीइंग द ऑडिटर, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे। 5 चीज़ें। कैसे हुआ, हाँ कैसे हुआ था एरर दैट हैव बीन अकर्ड, कैसे हो सकता है एरर, किस तरीके से एरर होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या है, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन होंगे 6, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन होंगे 5। इंगेजमेंट टीम डिस्कशन के फायदे क्या हैं? फायदे ये यार कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर अपनी बात रख पाएंगे, और जो नए टीम मेंबर एंगेजमेंट टीम में वो बैंकिंग रिस्क को समझ पाएंगे, बुढ़े अपनी बात रख पाएंगे, जवान उनकी बात सीख पाएंगे। इतनी सी बात है, ठीक है ना। इंगेजमेंट टीम मेंबर अपने व्यू पॉइंट शेयर करेंगे, और जो नए टीम मेंबर है बैंकिंग रिस्क को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन सेम है जी, CA + COP। डिस्क्वालिफिकेशन सेम है, बिग फैब्रिक ग्रुप सेम कहानी आएगी बिल्कुल, डिस्क्वालिफिकेशन विल बी सेम जो आपने पढ़ी कंपनी रेक के अंदर। पार्स सेम है 143 वाली, रेम्युनरेशन का सेम प्रोविजन है 142 वाला, बस अपॉइंटमेंट चेंज होगा, ध्यान रखना। नेशनलाइज बैंक में अपॉइंट करेगा बोर्ड। कितने ही चेंज कर दिया यार, बोर्ड। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें भी अपॉइंट करेगा बोर्ड। बस फर्क ये है, नेशनलाइज बैंक में RBI से कंसल्ट करके, और ग्रामीण बैंक में भारत सरकार से कंसल्ट करके। मोदी जी की गांव गांव तक पहचान है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, ग्रामीण बैंक भाइयों और बहनों CG, और नेशनलाइज बैंक RBI, दोनों में अपॉइंट करेगा बोर्ड। अच्छा, SBI में कौन अपॉइंट करेगा? C&AG, और सब्सिडरी ऑफ SBI में खुद SBI। सिंपल है, C&AG, यहाँ खुद SBI। अच्छा, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, ना तो वो नेशनलाइज हैं, ना वो SBI है, ना SBI की सब्सिडरी है, ना वो RRB है, तो वो आएंगे अदर बैंक के अंदर। अदर बैंक में कैसे अपॉइंट करेंगे? अदर बैंक में AGM में ही अपॉइंट होगा। HDFC, ICICI, इन सब जगहों पे AGM में ही अपॉइंट होता है, मतलब मेंबर अपॉइंट करेंगे। किससे पूछ के अपॉइंट करेंगे भैया? RBI से कंसल्ट करके मेंबर। ठीक है ना, चलिए डन हो गई कहानी। तो मेंबर आएंगे यहाँ पर आएंगे मेंबर अदर बैंक में। ठीक है ना, चलो जी, बहुत बढ़िया, डन। अब आते हैं जी ऑडिटर रिपोर्ट पे। सर क्या ऐसे मानने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल मानने पड़ेंगे, क्यों नहीं मानने पड़ेंगे? सारे ऐसे लगेंगे ऑडिट रिपोर्ट वाले। कंपनी एक्ट का 143 सेक्शन 3 बिल्कुल लगेगा। LFAR लगेगा, LFAR भी लगेगा। LFAR क्या बवाल है सर? LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है हर बैंक को, चाहे मल्टीनेशनल बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सबको देना पड़ेगा। कब तक देनी पड़ेगी? 30 जून तक RBI के पास जमा करनी पड़ेगी हर साल, 30 जून तक RBI के पास। तो कौन सी बातें बताएंगे? वहाँ जो बातें RBI स्पेसिफाई करेगा ना, वही बताएंगे।
तो भैया 30 जून तक LFAR जमा करना है, मतलब एक जिम्मेदारी तो आपके सर पे डाल देगी, टाइम से ऑडिट कंप्लीट कर लो। ऑडिट कंप्लीट होगी तभी तो LFAR जमा करो, जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाओगे। तो ऑडिट रिपोर्ट को जमा करने के लिए, LFAR को जमा करने के लिए टाइमली ऑडिट कंप्लीट करनी जरूरी है, ठीक है ना। LFAR की समरी का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि समरी चाहिए तो मेंबर ऑडिटर से बोल सकते हैं, भैया हमें LFAR की समरी बता दो, की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो LFAR का सिंपल फंडा है, ये हर बैंक को देना है, 30 जून तक देना है, टाइमली कंप्लीशन करिए ताकि दे पाए। मैटर कौन से वो RBI बताएगा, समरी का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, लेकिन अगर मेंबर बोलते हैं की ऑब्जर्वेशन दो तो दे सकते हैं आप, ठीक है। कारो बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, नहीं लगता बैंकिंग इंश्योरेंस पे, ठीक है। सर्कुलर भी मानना पड़ेगा जो RBI ने इशू किया है, मतलब ऐसे तो मानना ही है, कंपनी तक भी मानना है, LFAR भी मानना है और सर्कुलर भी मानना है। अब सर्कुलर क्या बवाल है भैया, ये सर्कुलर है जो RBI ने कुछ टाइम पहले इशू किया था। दिस इज द सर्कुलर। RBI ने बोला चाहे आप इंटरनल ऑडिटर हो चाहे एक्सटर्नल, अगर बैंक ऑडिट करते वक्त आपके सामने 4 चीजें आती हैं, फ्रॉड, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, फाउल प्ले, एब्यूज ऑफ पावर, मतलब कोई नॉन कंप्लायंस किया होगा लॉ का, कोई फ्रॉड किया होगा, ऐसा कुछ भी, 4 चीजें, फ्रॉड, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, हाँ, एब्यूज या एक्सेस ऑफ पावर और फाउल प्ले। एक्सेस ऑफ पावर मतलब अब यार ब्रांच मैनेजर मैक्सिमम 5 करोड़ का लोन दे सकता है, लेकिन लगभग ब्रांचेज में उन्होंने अपनी अथॉरिटी से ऊपर जाकर लोन दिया है, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। तो ये क्या है, ये एक्सेस ऑफ पावर है। कोई भी नॉन कंप्लायंस करेंगे, फाउल प्ले, फ्रॉड, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। कोई भी ऐसी 4 चीजें आपको दिखती हैं, चाहे आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो एक्सटर्नल, आप RBI को बताइए। अगर आप RBI को जानबूझकर नहीं बताते, डेलिबरेट फेलियर, तो ऑडिटर लायबल होगा नेग्लिजेंस के लिए, ही विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस। जानबूझकर नहीं बताते तो यू विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस, ठीक है जी। बस एक बात ध्यान रखना बच्चावाड़ी इस केस में, जब फ्रॉड की बात आएगी तो बात तो 240 की भी आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आप 240 पे चलें, 240 क्या कहता है सर, 240 कहता है यार ऑडिटर की जिम्मेदारी है वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है MM से। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए बाउंड है। ऑडिटर हर एक फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं गया वहां पे, लेकिन हाँ अगर उसे लगता है वहां लोचा हो रहा है, कुछ फ्रॉड है, ही स्मेल्स एनी फाउल प्ले, कुछ गड़बड़ी है, तो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा, पकड़ेगा, फिर बताएगा। किसको बताएगा जी, देखो 240 कहता है TCWG को तो बताना ही है, MD है, CEO है, CFO, इनको तो बताना ही है। बैंक ऑडिट में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, अगर आप 240 अगर आपको याद है तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, RBI। तो कह रहा है आपका काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेने का, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप हर ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, लेकिन अगर चेक करते वक्त आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ लोचा है तो वो ये बात RBI को बताएगा, इन एडिशन टू TCWG, चेयरमैन, MD और ये सब, ठीक है ना। तो अगर कल को आपसे पूछता है फ्रॉड के बारे में, बैंक ऑडिट में एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार, बैंक ऑडिट ऑफ फ्रॉड के बारे में, तो फिर आपको पहले तो ये लिखना है और फिर ये 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि फाउल प्ले भी लिखा है, तो फाउल प्ले मतलब नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस मतलब 250 कंप्लायंस ऑफ लॉ, ऐसे अगर आपको याद हो तो कह रहा है भैया अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है, नॉन कंप्लायंस हुआ है तो आप बताइए, RBI को बताना पड़ेगा। तो सर हमारी तो जिम्मेदारी कॉन्फिडेंशियलिटी की, हम नहीं बताएंगे क्लाइंट की जानकारी। भैया लॉ कह रहा है बताना है, सर्कुलर लॉ है तो बताना पड़ेगा। हमेशा लॉ एथिक्स को ओवरराइड करता है, तो जो ड्यूटी है ना आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वाली, वो ओवरराइड हो जाएगी स्टैट्यूट, लॉ या कोर्ट से। अगर RBI ने कहा है बताना है मतलब बताना है, फिर ऑडिटर ये नहीं बोलेगा मैं नहीं बताऊंगा, क्लाइंट की जानकारी क्यों साझा करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अरे भैया बताना ही पड़ेगा, बताओ, ठीक, डन हो गई ये कहानी, बहुत ही बढ़िया।
चलिए ये आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसके बाद आ जाते हैं स्टेज इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट के अंदर। देखो जी, बैंक ऑडिट की अगर हम बात करें तो कई सारी स्टेजेस हैं, जिसमें से 2 स्टेज मेन हैं। एक तो इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिटर, जब वो ऑडिट शुरू करेगा तब। दूसरा है बच्चा बाड़ी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना। बाकी सब तो सारे स्टैंडर्ड्स का कंपाइलेशन ही अगर आप देखें तो 2 ये स्टेज मेजर है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, कभी भी आप ऑडिटर अपॉइंट हो, सबसे पहले देखें भैया कि क्या आपकी कोई उधारी वगैरह तो बैंक से नहीं चल रही है। अगर आपकी उधारियाँ चल रही है, आपने लोन वोन लिया है बैंक से, तो आप उस बैंक की ऑडिट नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाइड है। दूसरी बात, अगर बैंक का आप कोई और काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई और काम कर रहे हो बच्चा पार्टी, तो आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। रीज़न बीइंग आप प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहे हैं उस केस में। तो 2 चीज़ें हमेशा इंश्योर करिए जब भी आप ऑडिटर बनिए। सबसे पहले क्या उधारी का स्टेटस क्या है वो देखो। दूसरी बात, कोई और इंटरनल असाइनमेंट नहीं करोगे बैंक का। ये 2 बातें ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। साथ में 300 के अंदर ऑडिट प्लान बनाएं, पिछले ऑडिटर से बात करिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करें 210 के अंदर। साथ में अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किए तो ऐसे 510 के हिसाब से प्रोसीजर परफॉर्म करिए और एंगेजमेंट टीम बनाइए और स्टार्टिंग में देखिए कौन सा पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, एंगेजमेंट रिस्क वो देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी उधारी आपकी बैंक से चल रही है। कोई भी इंटरनल असाइनमेंट नहीं करोगे आप बैंक का। ऑडिट प्लान को डेवलप करिए, प्रीवियस ऑडिटर से बात करिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फिक्स करिए बच्चा बड़ी, 510 का कंप्लायंस करिए, एंगेजमेंट टीम बनाइए, एंगेजमेंट रिस्क को एसेस करिए। ये आपको स्टार्टिंग में करना है। जहाँ तक बाकी बातें हैं तो बाकी सारे मैंने आपसे कहा स्टैंडर्ड कंपाइलेशन है। फॉर एग्जांपल आप ये 2 स्टेज पढ़िए, ये ऐसे 315 की हेडिंग ही लिखी है बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ एमएम बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल। तो ये 315 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये सब वही कहानी है, टीम बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। मेजर 2 स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 5। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 315 के अंदर भी आप पढ़ते हैं कि रैप जो है वो मैनेजमेंट भी परफॉर्म करता है, रैप जो है वो ऑडिटर भी परफॉर्म करता है। यहाँ आपको देखना है ऑडिटर का रैप। तो आप देखिए क्या TCWG का इन्वॉल्वमेंट है रैप के अंदर, क्या बैंक ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, क्या प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम है कि अगर कोई रिस्क पता लगता है, इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क, तो उसे कैसे ओवरकम कर पाएंगे, और क्या इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। 4 बातें। सबसे पहली बात, क्या TCWG का इन्वॉल्वमेंट है, क्या बैंक को रिस्क मिला है, अगर मिला है तो उस रिस्क को ओवरकम करवा रहे हैं क्या वो, उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं, और साथ में मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ये 4 बातें आपको चेक करनी है। 1-2 जगह पे RTP MTP में दिया गया है, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा है कि ड्राई एरिया से, जैसे ये वाला है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कितने तरह के लोन होंगे बच्चे नहीं, लोन होंगे 2 तरह के, फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन। फंडेड लोन है जहाँ पे पैसा जाएगा, टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, CC। अच्छा, नॉन फंडेड लोन में क्या कोई पैसा नहीं जा रहा है, मान लो बैंक ने गारंटी दी है, तो अगर गारंटी दी है, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो वहाँ अभी तो पैसा नहीं गया ना यार। तो गारंटी देना, लेटर ऑफ क्रेडिट देना, दीज आर नॉन फंडेड लोन, जहाँ पे पैसे का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पैसे का एक्चुअल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है उसे बोलेंगे फंडेड लोन। जैसे कि डिमांड लोन है, टर्म लोन है, ओवरड्राफ्ट है, CC है, ये सब आपके फंडेड लोन है, ठीक है। अगर सेक्टर वाइज बांटें तो 2 तरह के लोन होते हैं, एक प्रायोरिटी सेक्टर, एक नॉन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेक्टर पता है कौन सी होती है? प्रायोरिटी सेक्टर होती है एजुकेशन, एक प्रायोरिटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, हाउसिंग प्रायोरिटी सेक्टर है, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर है। तो आप छोटी एंटिटीज़ जो MSME प्रायोरिटी सेक्टर है, तो आप तो बोलोगे सभी आ गया प्रायोरिटी सेक्टर में, बचा क्या? नहीं, अगर अदानी जी को लोन दे रहे तो प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है ना वो। ना अदानी जी को आप हाउसिंग लोन दे रहे हो, ना आप उसे, ना अदानी जी MSME है, ना एजुकेशन के लिए लोन दे रहे हो, तो वो एक नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होगा, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, हाउसिंग, दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। चलिए जी, तो 2 तरह के लोन है, फंडेड, नॉन फंडेड, प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सिक्योरिटी वाइज अभी पढ़ते हैं।
उससे पहले पढ़ते हैं ये सिक्योरिटी कितने तरह की होती है। तो सिक्योरिटी होती है भैया दो तरह की, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। सिंपल है भाई, वेरी वेरी सिंपल। ये बैंक है, अब बैंक ने लोन दिया किसी पर्सन को, ठीक है जिसके लिए लोन लिया ना उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। कार के लिए लोन लिया और उस कार को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, तो ये है प्राइमरी सिक्योरिटी। जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, और उसके अलावा कोई मकान रखा, कोई गाड़ी कोई और रखी, कुछ ज़मीन रखी, कोई फ्लैट रखा, अपनी दुकान रखी, वो कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी, और प्राइमरी का मतलब है जिसके लिए सिक्योरिटी ऑफर्ड द वन अगेंस्ट विच द क्रेडिट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रखा, प्राइमरी। कोई और रखोगे तो कोलेटरल। अच्छा, सिक्योरिटी क्रिएट कैसे होती है, ध्यान रखना। अगर टाइप्स ऑफ या नेचर ऑफ सिक्योरिटी पूछे दो हैं, अगर पूछे मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी तो फिर 5-6 हैं बल्कि। सबसे पहला है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, दो तरह का। मॉर्टगेज किया, मॉर्टगेज डीड बनाई, जैसे अपन पढ़ते हैं कंपनी के अंदर सेक्शन 77 के अंदर, 76 के अंदर, 77 के अंदर चार्जेस का चैप्टर, चार्जेस में पढ़ते हैं ना कि CHG1 में चार्ज डीड बनेगी, यार उसी के पास लेकर जाएंगे, लिखा पढ़ी हो रही है, इसे बोलेंगे रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। पुराने पिक्चरों में आप कई बार देखते हैं कि लोन लिया और ज़मीन के कागज़ आपने रख दिए, कागज़ ज़मीन के, और लोन ले आए, वो इक्विटेबल मॉर्टगेज। कोई लिखा पढ़ी नहीं की, बस बोरोवर ने ना ज़मीन के कागज़ जो है वो रख दिए गिरवी के तौर पे, उसे कहते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, डिलीवरी, और यहाँ पे मॉर्टगेज डीड बनेगी। प्लेज, घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेलमेंट। अब अक्षय कुमार ने लोन लिया मन्नापुरम फाइनेंस से, ठीक है, और बदले में अपना गोल्ड रख दिया, गोल्ड को रखा सिक्योरिटी के तौर पे, तो अक्षय कुमार कहलाएगा पॉनर, ये कहलाएंगे पौनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ओनर तो पॉनर ही रहेगा, लेकिन जो पोजीशन है ना गोल्ड की, पौनी के पास चली जाएगी पोजीशन। तो ओनरशिप पॉनर के पास रहेगी, पौनी के पास पोजीशन चला जाएगा। मूवेबल गुड्स में ही प्लेज होता है, सोना इज मूवेबल, इमूवेबल पे मॉर्टगेज, मूवेबल पे प्लेज, ठीक है। हाइपोथिकेशन ना मूवेबल में भी हो सकता है, इमूवेबल में भी। ये सिंपल है, जिसके लिए लोन लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रखा। वही फंडा भी जो सेम पढ़कर आया प्राइमरी सिक्योरिटी में। अगर बैंक ने ए को कार लोन दिया तो कार को ही सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, फ्लैट के लिए लोन दिया तो फ्लैट को ही सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया। तो ऐसा नहीं कि मूवेबल के लिए होगा, इमूवेबल, मूवेबल के लिए भी हो सकता है, इमूवेबल के लिए, किसी के लिए भी। हाँ, इतना ज़रूर है, जिसके लिए लिया उसी को सिक्योरिटी के तौर पे रखा, उसी को, तो उसे मानेंगे बेसिकली दैट इज हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया गाड़ी, गाड़ी आप चला रहे हो, ओनरशिप भी आपके पास है। बैंक के पास ना तो यहाँ ओनरशिप है ना ही पोजीशन, आपको दे दिया, आप मस्त चला रहे हो, अगर किस्तें नहीं भरोगे तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो बैंक के पास ना ओनरशिप है ना पोजीशन, लेकिन डिफॉल्ट करोगे तो बैंक जब्त कर लेगा, ठीक है। असाइनमेंट में क्या होता है, मेरी मान लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब मेरे को लोन चाहिए, तो मैं लोन लेने गया बैंक से, मैंने कहा यार मुझे ना लोन चाहिए, बोले गिरवी में क्या रखोगे, मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी के तौर पे रख दी। तो अगर कल को लोन नहीं रिपे कर पाए तो जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिलेगा वो बैंक ले लेगा। मैंने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए, असाइनमेंट। कई बार अपन डेटर्स को भी गिरवी के तौर पे रखते हैं, फैक्टरिंग पढ़ा हो शायद अपने FM के अंदर। डेटर्स को गिरवी के तौर पे रखोगे, अगर पैसा नहीं दे पाए बैंक का, तो डेटर से जो पैसा आपको मिलना था वो बैंक को मिलेगा। अगेन राइट ट्रांसफर, असाइनमेंट। दो लोगों को रख सकते हैं, डेटर बुक डेट और इंश्योरेंस पॉलिसी। सेट ऑफ में क्या होता है, सेट ऑफ में दो अकाउंट होंगे, एक होगा आपका डिपॉजिट अकाउंट, एक होगा लोन अकाउंट।
मान लो आपने लोन लिया 1 करोड़ का, किस्तें भरनी है हर महीने, तो बैंक पता है शुरू में क्या बोल देगा कि 5 लाख रुपए डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो। कभी एक आध दो किस्तें नहीं भी दे पाए ना, तो वो जो आपकी किस्तें हैं वो डिपॉजिट से यहाँ चली जाएंगी लोन अकाउंट में। 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे, डिपॉजिट में कुछ पैसा पहले से ही रखेंगे कि कभी किस्तें विस्तें नहीं दे पाए तो वो पैसा जो है वो सीधे कहाँ चला जाएगा आपके, ठीक है ना। चलिए, एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम बैलेंस कैपिटल इन द डिपॉजिट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं भैया, ये समझिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन। कहता है जी क्या कहता है जी, एनपीए कब मानेंगे? अगर लोन की बात करें, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या दोनों 90 दिन तक नहीं आए, सिर्फ इंटरेस्ट या सिर्फ प्रिंसिपल या दोनों 90 दिन तक 1 रुपए नहीं आया, 90 दिन के बाद वो टर्म लोन एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बिल ओवर ड्यू है 90 दिन से ऊपर, ठीक, ओवर ड्यू है 90 दिन से ऊपर, 90 दिन के बाद क्या बन जाएगा? एनपीए। बिल, टर्म लोन में पैसा नहीं आया 90 दिन तक, 90 दिन के बाद एनपीए। बिल ओवर ड्यू है 90 दिन तक, 90 दिन के बाद एनपीए। अब आते हैं ओडीसीसी में, ये समझना जरा। ओडीसीसी में कहता है सर, नब्बे दिन निकल गए, पहले चलो ये बता देता हूं, अगर लिमिट से ऊपर पैसा निकाल लिया तो ओडीसीसी में आउट ऑफ ऑर्डर बन जाएगा, ट्रिपल ओ, एनपीए बन जाएगा। लिमिट से ऊपर, मान लो 4 करोड़ की लिमिट है आपकी, आपने 6 करोड़ ओवर ड्रॉ कर लिए, एनपीए है तो लिमिट के अंदर, लेकिन 90 दिन तक 1 रुपए जमा नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी हैज बीन क्रेडिटेड, तो 91st डे क्या बन जाएगा? एनपीए। या फिर है तो लिमिट के अंदर, पैसा भी क्रेडिट किया है, मान लो आपने जमा कर दिया 50,000 रुपए 90 दिन में, लेकिन उन 90 दिन का इंटरेस्ट बनता था 80,000 रुपए। कह रहा है पैसा जमा तो किया है, लेकिन जितना जमा किया है वो इंटरेस्ट जितना बना है उससे भी कम है, तो भी एनपीए बन जाएगा। 3 केस में एनपीए, अगर लिमिट से ऊपर निकाला तो एनपीए, लिमिट के अंदर है लेकिन 90 दिन तक 1 रुपए जमा नहीं किया तो एनपीए, और तीसरा कि विद इन द लिमिट है और पैसा भी जमा किया है, लेकिन जो पैसा जमा किया है वो अमाउंट जितना इंटरेस्ट बनता है उससे भी कम है, मतलब उन 3 महीने में इंटरेस्ट बनता है 80,000 रुपये और आप पैसा जमा कर रहे हैं 50,000 रुपये, तो भैया एनपीए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये जो लिमिट है ये मैं मेन के अंदर भी नहीं करा था, आप अकाउंट से बड़े भली भांति और बड़े ढंग से आप पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, तो अकाउंट्स में ही देख चुके हैं आप, तो ये लिमिट अपने को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी गवर्नमेंट गारंटेड, अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से करा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर एडवांस की। ओहो, फिर बात करते हैं इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की, समझना ध्यान से फटाफट से, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो है जिसका क्रॉप सीजन 1 साल से ऊपर है, शॉर्ट ड्यूरेशन वो है जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, मतलब 1 साल से कम, 1 साल से कम, ठीक। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में अगर 1 सीजन तक भी पैसा नहीं दिया ना, 1 सीजन तक भी ओवर ड्यू है, तो
एक सीजन के बाद बन जाएगा एनपीए। एनपीए शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर 2 क्रॉप सीजन से ऊपर ओवर ड्यू है ना, 2 क्रॉप सीजन से, तो 2 क्रॉप सीजन के बाद बन जाएगा एनपीए। लॉन्ग में 1 क्रॉप सीजन पैसा नहीं दिया, एनपीए। शॉर्ट में 2 क्रॉप सीजन पैसे नहीं दिए, एनपीए। एनपीए एनपीए 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन। छोटा क्रॉप सीजन है ना शॉर्ट ड्यूरेशन में, इसे 2 सीजन चाहिए डिफॉल्ट, 2 सीजन के बाद एनपीए बनेगा, ठीक है ना। यहाँ 1 साल से ऊपर का होगा तब मानेंगे, यहाँ 1 साल से कम करो शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अब आते हैं, मान लो बच्चे आपका लोन है 100 करोड़ का, आपने एसेट रखी 120 करोड़ की, ठीक है। आगे चलते गए कुछ टाइम के बाद आउटस्टैंडिंग लोन बचा 90 करोड़, ठीक है। लेकिन एसेट की वैल्यू अब पता कितनी हो गई? एसेट की वैल्यू हो गई 52 करोड़ रुपए। कहता है जितने की एसेट रखी थी ना, अगर उसके 50% से भी कम हो गई एसेट की वैल्यू, 50% से भी कम, तो ये बनेगी डाउटफुल एसेट। एसेट की वैल्यू 120 थी, 52 डाउटफुल एसेट। कहता है अगर एसेट की वैल्यू मान लो कल को 8 करोड़ हो गई, कह रहा है अगर एसेट की वैल्यू 10% से कम हो गई ना, एसेट की नहीं, लोन के आउटस्टैंडिंग की, फर्क समझ रहे हो? ऊपर में 120 की 50% से कम, वैल्यू की 50% से कम, नीचे कह रहे हैं जो लोन है 100 करोड़ का उसकी 10% से कम, तो अब बन जाएगी लॉस एसेट। 52 करोड़ में डाउटफुल एसेट और 8 करोड़ में लॉस एसेट। गियो, उम्मीद ही नहीं है कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा 1 मिनट रुको, ये 100 नहीं 90 आ जाएगा, क्योंकि आज का आउटस्टैंडिंग देखेंगे ना तब भी आएगा ही। 9 का 10% मतलब हो गया 9 करोड़, 90 का 10% 9 करोड़, 9 करोड़ से भी कम है ना 8 करोड़, तो मानेंगे लॉस एसेट। 10% आउटस्टैंडिंग लोन, 90 बचा है, 90 का भी 10% से कम हो गया तो लॉस एसेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट गारंटी एडवांस की। देखो भैया ये है मान लो पर्सन, ठीक है, इसने लिया है बैंक से लोन, ठीक है भैया। अब इस लोन पे गारंटी दी होगी, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है गारंटी और कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। कहते हैं अगर कल को गारंटी कैंसिल हो गई तब क्या होगा मालिक? कैंसिल कर दी कल को गारंटी, गारंटी इज रेपुडिएटेड, तो क्या होगा? कह रहे हैं अगर गारंटी कैंसिल हो गई ना, हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी थी, अगर वो गारंटी कैंसिल कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे। अभी स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग के लिए, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए इसे मानेंगे एनपीए। 2 फंडे लगेंगे। प्रोविजनिंग के लिए स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे, भले ही गारंटी कैंसिल कर रही है सरकार, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए मानना शुरू कर देंगे। ऊपर अगर आप देखते तो मैंने आपको एक दिन अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, दूसरी तरफ आपका ये, फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ठीक है। तो कह रहा है अगर गवर्नमेंट ने गारंटी कैंसिल कर दी ना, तो प्रोविजनिंग के लिए अपन स्टैंडर्ड ही मानेंगे इसे, ठीक है, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए मान लेंगे, इनकम रिकॉग्निशन के लिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट में हालात अलग हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एनपीए मानेंगे ही नहीं। एनपीए तभी मानेंगे जब ओवर ड्यू है 90 दिन से ऊपर, चाहे प्रोविजनिंग हो या इनकम रिकॉग्निशन, दोनों के लिए।
मतलब यहाँ किसी को भी एनपीए नहीं मानेंगे स्टेट गवर्नमेंट के केस में। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मानेंगे। बोला एनपीए तभी होगा जब 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग होगा। सिंपल, मतलब एक चीज़ कह सकते हैं आप, सिंपल मैं क्रक्स बताऊँ आपको इसका। अगर गारंटी दी है सरकार ने आपके लोन के लिए, तो एक ही सूरत में एनपीए कहलाएगा, कैंसिल होने पर। कैंसिल होने पर एक ही सूरत में एनपीए। अगर वो गारंटी भारत सरकार ने दी है तो एनपीए मानेंगे सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन के लिए, ना इसके लिए एनपीए बना, और यहाँ तो एनपीए बनेगा ही नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट गारंटी कैंसिल कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनपीए मानेंगे नहीं। एनपीए तभी मानेंगे जब 90 दिन से ऊपर आउटस्टैंडिंग होगा, लेकिन यहाँ तुरंत एनपीए मान लेंगे। और सीजी ने गारंटी कैंसिल कर दी इनकम रिकॉग्निशन के लिए, तुरंत एनपीए मान लेंगे। तो एनपीए सिर्फ एक ही सूरत हाल में है, अगर गारंटी दी है सीजी ने और गारंटी कैंसिल कर दी तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए मानेंगे, फॉर इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, इंपॉर्टेंट आ सकता है भैया। अब कई सारे बैंक है भाई और मिलकर ही लोन दे रहे हैं, कई सारे मिलकर बोरोवर को लोन दे रहे हैं। तो जो ये मिलकर लोन दे रहे हैं ना, इसे बोलेंगे इन्होंने कंसोर्टियम बनाया है। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप। और जो ये लोन दे रहे हैं ना, इस लोन को बोलेंगे एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। क्या बोलेंगे लाला? एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, ठीक है। इसमें जनरली जिस बैंक का मान लो आपने लोन दिया 200 करोड़ का, ठीक है। इसने डाला है 20 करोड़, इसने डाला है 10 करोड़, ठीक है। इसका है अपना 15 करोड़, इसका आ गया अपना 40 करोड़। कितना हो गया भाई? 40, 20, 60, 70 और 85। इसने डाला है 115 करोड़। जनरली जिस बैंक का ज़्यादा शेयर होता है ना, उसे कहते हैं लीड बैंक। वही कंसोर्टियम को लीड करता है, ठीक है। वही कंसोर्टियम को लीड करता है, ठीक है। बोरोवर क्या करेगा? लीड बैंक को पैसा देगा, और लीड बैंक क्या करेगा? सब में पैसा बांटेगा, शेयर करेगा पैसा, बाकी सब में B1, B2, B3, B4 में, ठीक है। अगर पैसा लीड बैंक के पास आ गया तो वो शेयर करेगा, ठीक है। अगर शेयर नहीं करता तो बाकी जो मेंबर बैंक्स है ना, इनको बोलेंगे मेंबर बैंक। B1, B2, B3, B4 को इसे बोलेंगे लीड बैंक, ठीक है। जो मेंबर बैंक है ना, या तो अपना शेयर ले लेंगे लीड बैंक से, या बोलेंगे भाई तू एक्नॉलेज कर दे कि तेरे पास पैसा आ गया, तुम्हें पैसा दे देगा, समय की दिक्कत नहीं है, या तो हमारा पैसा अभी दे दे या एक्नॉलेज कर दे देगा। अगर लीड बैंक ना शेयर देता है अभी, ना एक्नॉलेज करता है, तो फिर मेंबर बैंक के लिए ये पैसा एनपीए बन जाएगा ना मालिक। बात आ रही है समझ में? मल्टीपल बैंक साथ मिलकर कंसोर्टियम बनाएंगे, पैसा देंगे जो एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, जिसका नॉर्मली हायर शेयर होगा वही लीड बैंक होगा, बाकी मेंबर बैंक होंगे। बोरोवर लीड बैंक को पैसा देगा, वो बाकी के साथ शेयर करेगा। शेयर कर दे या एक्नॉलेज कर दे कि पैसा दे देगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं करता तो मेंबर बैंक उस पैसे को एनपीए मान लेंगे। इतना ही है। अब इसे लिखा हुआ है कि जब 2 या उससे ज़्यादा बैंक कंसोर्टियम फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसका हायर शेयर होगा, नॉर्मली वही लीड करता है कंसोर्टियम को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है भैया आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या रिकवरी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स की, उसके हिसाब से आप देखिए। साथ में एक बात ध्यान रखिए, जो पैसा आएगा ना रेमिटेंसेस, उसे एक जगह इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, और वो बाद में शेयर करेगा। किससे शेयर करेगा? मेंबर बैंक से। कह रहे जो मेंबर बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो अपना शेयर ले लेंगे लीड बैंक से। अगर लीड बैंक से शेयर नहीं भी मिलता तो उससे बोलेंगे एक्सप्रेस कंसेंट दे दे यार कि पैसा दे देगा, या तो पैसा अभी दे दे, या एश्योर कर दे, रिटर्न कंसेंट दे दे हमें कि पैसा दे देगा, या तो पैसा दे दे या कंसेंट दे दे। अगर नहीं करता ऐसा, कौन? लीड बैंक। इफ द बैंक रिसीविंग रेमिटेंसेस इज नॉट पार्टिंग, अगर लीड बैंक इसने पैसा लिया वो नहीं बांट रहा है, बाकियों के साथ नहीं बांट रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं जो मेंबर बैंक है वो उसे क्या मान लेंगे? एनपीए, ठीक है ना। जो मेंबर बैंक है उसे क्या मान लेंगे? एनपीए, ठीक है।
ठीक है, चलिए ये हो गया जी एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। अब जाते हैं एडवांसेस टू स्टाफ में। देखो भाई होता क्या, मैं सिंपल कहानी आपको बताऊं। ये है बैंक, ठीक है, ये है एक पर्सन है, मान लो एम्प्लॉय बैंक का। तो बैंक इसको दो तरह के लोन दे सकता है ना। एक वो लोन जो बैंक के तौर पे देगा, बैंक के तौर पे सबको देता है बैंक के तौर पे, और एक वो लोन जो एम्प्लॉयर के तौर पर देगा कि तू मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, इतने सालों से तेरे को लोन दे दिया, ठीक है ना। हम यहाँ उस लोन की बात नहीं कर रहे हैं जो बैंक के तौर पे देगा, हम यहाँ उस लोन की बात कर रहे हैं जो बैंक एम्प्लॉयर के तौर पे देगा अपने एम्प्लॉय को। अगर आपने एम्प्लॉयर के तौर पे एम्प्लॉय को लोन दिया है ना, दिया है, तो मेरी बात ध्यान रखिए बच्चे, उस केस में इसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे आप। सबसे पहले कहते हैं सर इसे डिस्क्लोज करेंगे आप, ध्यान रखिए, अदर एसेट्स के अंदर, जो स्केड्यूल होगा बैंकिंग कंपनी का अदर एसेट्स के अंदर, और अदर एसेट्स में भी अदर्स के अंदर, ठीक है। बैंकिंग कंपनी इसे डिस्क्लोज करेगी अंडर द स्केड्यूल ऑफ अदर एसेट्स, और हेडिंग कौन सी, अदर्स, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में। एक बात ध्यान रखिए, कह रहे हैं आपने जो लोन दिया है ना, ठीक है, वो स्टाफ को दिया है एम्प्लॉय के तौर पे, ठीक है। यहां पे इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट पेएबल है जब प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट को ओवर ड्यू शुरुआत से ही नहीं मानेंगे, क्योंकि यार नॉर्मली अगर मैं भी अपने स्टाफ को लोन देता हूं तो एक तो होता है नॉन इंटरेस्ट, कि चलो हमें इंटरेस्ट चाहिए नहीं तेरे से, अब तो इतने साल से काम कर रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस की। लेकिन कह रहे हैं पहले प्रिंसिपल दे दियो फिर इंटरेस्ट दे दियो। तो इंटरेस्ट जब बाद में ही आना है तो स्टार्टिंग से उसे ओवरड्यू क्यों मानेंगे भाई इंटरेस्ट को, ठीक है ना। एक बात और, तो कह रहा है सर ये लोन एनपीए कब बनेगा। ये लोन एनपीए तभी बनेगा जब एम्प्लॉय ने पैसा नहीं दिया, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट हो चाहे आपके इंटरेस्ट हो, ड्यू डेट पे। सिंपल, अगर ड्यू डेट पे वो नहीं देता पैसे तो आपका जो पैसा है वो एनपीए बन जाएगा। तो भैया एज एन एम्प्लॉयर आपने दिया है, अगर वो ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करेगा, नहीं देता, क्या नहीं देता, प्रिंसिपल नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं देता, बोथ नहीं देता, तो उस केस में आप उसे क्या मान लेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है प्रोविजन, वो सुनिए भाई। कहता है जी अगर हम बात करते हैं एनपीए की, ठीक है, अभी थोड़ा सा इस पे चलेंगे, एडवांसेस पे, ये सब पे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। हम एनपीए की बात पहले एक तरफ से कर लेते हैं। एनपीए के केस में ना एक तो पार्शियल रिकवरी का कंसेप्ट पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है रिवर्सल ऑफ इनकम कंसेप्ट। ये एनपीए के साथ ही कनेक्ट होता है, ठीक है, पार्शियल रिकवरी और रिवर्सल ऑफ इनकम। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सल ऑफ इनकम की, ठीक है। कहता है भाई दो तीन बातें समझना ध्यान से। पहली बात, रिवर्सल ऑफ इनकम कब कब होगा, ठीक है।
कहता है हमने इंटरेस्ट को एक्रू कर लिया जी, एक्रू की कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है हमने इंटरेस्ट को एक्रू कर लिया पूरे साल के लिए कि भैया पूरे साल में इंटरेस्ट हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एसेट एनपीए बन गई। एनपीए बनने पे ना एक सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूं। एनपीए का सिंपल फंडा क्या है? रिकॉग्नाइज व्हेन रियलाइज्ड। अगर एक बार एसेट एनपीए बन गई तो इस दिन के बाद किसी भी इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करना जब सही में वो प्राप्त हो। एक्रूअल बेसिस का फंडा जो है वो खत्म हो जाता है सर। यहां पे अब एक्रूअल का कंसेप्ट नहीं चलता। रिकॉग्नाइज जब पैसा मिले। आप कैसे ना अकाउंट्स के अंदर कैश बेसिस, तो एनपीए होने के बाद ना कैश बेसिस का ही कंसेप्ट लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बात सोचिए, आपने शुरू में पूरा इंटरेस्ट एक्रू कर दिया पूरे साल का और बीच में एनपीए हो गई, तो ये जो पीरियड की है इनकम, क्योंकि एनपीए बन गई ना यहां पे, तो कह रहा है इस पीरियड की इनकम तभी रिकॉग्नाइज करना जब रियलाइज हो। अगर रियलाइज नहीं है मालिक तो एनपीए मानना। अगर रियलाइज नहीं है तो जो इनकम आपने एक्रू की थी उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपने पूरे साल की इनकम रिकॉग्नाइज कर दी और बीच में एसेट एनपीए हो गई, तो चलो मैं ये नहीं कहता ये पैसा यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आ जाता है इंटरेस्ट तो बढ़िया, अगर इंटरेस्ट नहीं आया इस दौरान तो जो इनकम शुरू में एक्रू कर दी थी अब उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ इनकम। सेम केस गोज विद द कमीशन। सेम केस, आपने शुरू में मान लो आपको हर महीने कमीशन आती है, शुरू में पूरी कमीशन एक्रू कर दी और बीच में एसेट एनपीए बन गई, तो इस पीरियड की जो कमीशन है ना उसे तभी रिकॉग्नाइज करना जब रियलाइज हो। अगर रियलाइज नहीं हुई ना तो बच्चे जो इनकम आपने दिखा दी थी अब उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। देयर विल बी रिवर्सल ऑफ इनकम। देयर विल बी रिवर्सल ऑफ इनकम। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना? तो अगर आप कमीशन पूरे साल के लिए एक्रू करते हैं, बीच में एनपीए हुआ तो इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट पूरे साल के लिए एक्रू किया, बीच में एनपीए हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि करंट ईयर की इनकम पास्ट ईयर में डिस्क्लोज कर दी, अब उसे रेक्टिफाई करके करंट ईयर में डिस्क्लोज कर दिया गया, तो जो पास्ट ईयर में डिस्क्लोज की थी उसे रिवर्स करना पड़ेगा ना मालिक। करंट ईयर की इनकम पास्ट ईयर में डिस्क्लोज की, अब करंट ईयर में रेक्टिफाई कर दिया, करंट ईयर में डिस्क्लोज कर दिया, तो पास्ट ईयर में रिवर्स करना पड़ेगा। ये है 3 पॉइंट रिवर्सल ऑफ इनकम के। तीनों लिखे हुए, एक बार रीड कर लो फटाफट से। कह रहा है पूरा इंटरेस्ट आपने एक्रू किया, इनकम अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया। कह रहा है अगर वो रियलाइज नहीं हुआ ना तो भाई साहब रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सेम गोज विद द कमीशन, सेम। कह रहा है आपने कोई फीस कमीशन थी, फीस कमीशन, ठीक है, आपने पूरे साल के लिए कर दी एक्रूड, ठीक है, अगर वो नहीं आई ना तो बेटे रिवर्स करनी पड़ेगी। सेम तीसरा पॉइंट, अगर आपने रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम इन द पास्ट, ठीक है, और वही इनकम को आपने अब करंट में दिखा दिया है तो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। इस साल की इनकम पिछले साल में दिखा दी, उसे इस साल में दिखा दी, तो पिछले साल से रिवर्स करना पड़ेगा। ये है रिवर्सल ऑफ इनकम। पार्शियल रिकवरीज ऑफ एनपीए क्या है भैया?
कहता है सर अगर कोई एसेट एनपीए हो गई और धीरे धीरे आहिस्ते 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 से पैसा आ रहा है, ठीक है, कभी कुछ इंटरेस्ट आ गया, कभी वो 2-4 हज़ार रुपये जमा कर दिया बोरोवर ने, जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा लोन एग्रीमेंट में उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर लोन एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इस बारे में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अकाउंटिंग पॉलिसी जो होगी वो होगी, पहली बात एज पर AS 9, दूसरी बात अकाउंटिंग पॉलिसी होगी यूनिफॉर्म, और तीसरी बात होगी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है हर बोरोवर के लिए अलग है और हर साल अलग हो रही है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट एज पर AS 9, ठीक है ना। तो अगर एग्रीमेंट दिया है तो पार्शियल रिकवरी को वैसे करिए, अगर एग्रीमेंट नहीं दिया तो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाइए। अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी एज पर द AS 9, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, पार्शियल रिकवरी जो भी आएगी, जो भी, उसे इनकम में लेकर जाएंगे, क्योंकि रिकवरी हो रही है ना, उसे इनकम में लेकर जाएंगे, ठीक है। बस इतना बात ज़रूर ध्यान रखना, इनकम में आप तभी लेकर जाएंगे जब आपको पैसा उसी एनपीए के लिए आया होगा और वो बोरोवर ने खुद अपनी जेब से दिया होगा। बोरोवर ने आपसे एक लोन लिया, एनपीए हो गया, बोरोवर आपसे दूसरा लोन लेता है और वो लोन लेकर पहला लोन चुकाता है, तो आपके लिए इनकम नहीं है। कह रहा है इनकम में लेके जाइए, लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज, वो नए लोन से नहीं आ रहा है। अब नया लोन लेकर अगर पुराना लोन पे करता है जनाब, तो ये किसी बात की मतलब ये तो इनकम हुई नहीं ना, ठीक है ना। 2-3 आप लिखिए सिंपल 3 बातें। एग्रीमेंट दिया, एग्रीमेंट सबसे ट्रीट करिए, नहीं दिया तो भैया अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है। अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंसिस्टेंट और AS 9 के हिसाब से, और जो भी पैसा आएगा एनपीए पे इंटरेस्ट वगैरह वो इनकम मानेंगे। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए वो नए लोन से पैसा नहीं आना चाहिए, वो बोरोवर ने अपनी जेब से पैसा डाला हो, ठीक है भैया। हाँ, ये एक क्वेश्चन और है, प्रोविजन कंटिजेंसीज वाला। ये करने के बाद ना अपन एनपीए सबसे किनारे हो जाएंगे। फिर अपने को कायदे में सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी होंगी बैंक ऑर्डिनेंस, इसके बाद सिर्फ 3 चीज़ें बचेंगी, एडवांसेस, इनकम बैंक की और एक्सपेंसेस बैंक की, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी होंगी, एडवांसेस, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं। अगर बैंक ने प्रोविजंस बनाए हैं तो आप क्या देखोगे बीइंग द ऑडिटर? सिंपल यार, प्रोविजन तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे आप पीछे पढ़कर भी प्रोविजनिंग के कंसेप्ट दिए हुए थे, अभी अकाउंट से भी आपने पढ़ा होगा। क्या लॉ का कंप्लायंस किया गया है क्या? जो भी लॉ एप्लीकेबल है, अगर आपने प्रोविजन बनाए हैं तो एसेट होगी सब स्टैंडर्ड डाउटफुल जैसी भी है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और डिटेल्ड ब्रेकअप चेक करिए। एसेट का ब्रेकअप मतलब वही सब स्टैंडर्ड, ये सब, ये डिटेल्ड ब्रेकअप चेक करिए। सबसे पहले चेक करिए कंप्लायंस ऑफ लॉ। दूसरी बात, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पे आपने बांटा है उसे एसेट्स को, और बांटा है तो डिटेल ब्रेकअप देखिए। साथ में समझिए कि बैंक कंप्यूट कैसे करता है प्रोविजन को। कंप्लायंस ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ बैंक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड ब्रेकअप। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोविजन में सिर्फ ये प्रोविजन तो नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी तो बैंक बनाएगा ना, वो भी तो प्रोविजन ही है, तो वो प्रोविजन भी तो आएगा, तो उसे भी चेक करिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से बनाया गया है। तो टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन देखिए, ठीक है। और आप देखिए कि जो आइटम कंसीडर किए गए हैं, जो डेबिट क्रेडिट किए गए हैं, वही आइटम है जो सही में आपके पीएनएल में दिए, और वही आइटम्स टैक्स प्रोविजन में भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आइटम्स मैच करने चाहिए, जो इनकम आ रही है, जो खर्चा हो रहा है, जो पीएनएल में दिया है वही इनकम टैक्स निकालते वक्त भी कंसीडर किया गया होगा, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट हैं आपके, मेरे नवंबर 22 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग की बैंक कंप्यूट कैसे करता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिटेल ब्रेक ऑफ लोन, और टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन, ठीक है जी।
चलिए एक लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है कि कोई भी इसके अलावा प्रोविज़न बनता है, कोई भी, तो आप देखिए क्या ज़रूरत थी उसके प्रोविज़न को बनाने की, और अगर ज़रूरत थी तो बात करिए बैंक के मैनेजमेंट से। इसके अलावा कोई भी प्रोविज़न अगर बनाया गया तो क्या हालात डिमांड कर रहे थे प्रोविजनिंग की, और कर रहे थे तो बैंक से बात करिए। 6 पॉइंट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना जी, बहुत ही बढ़िया। तो एक तरफ तो हम हो गए सब, मतलब वो डिस्कशन हमने सारा का सारा कर लिया है, ठीक है। ठीक है जी, आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद का जो है उसे अपन कर लेंगे अगली क्लास में, मतलब कि कल सेम टाइम पर, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, ठीक है, ओवरलोड हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए। इसके बाद का जो है वो कल करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।